मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पे बीजेपी नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते चलेंगे, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। पत्रकार बंधुओं सभी जानते हैं कि 12 जून 1975 को इंदिरा जी के चुनाव जीतने के विरोध में एक फैसला आया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। और वो केस देश के जाने माने नेता राजनारायण जी ने किया था और कोर्ट ने साबित किया कि इस चुनाव में धांधली हुई है और कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को खारिज कर दिया। वो जजमेंट लिखने से पहले जो जस्टिस सिन्हा थे उन पर बहुत सारा प्रभाव बनाने का प्रयास किया गया कि आप विरोध में जजमेंट नहीं दें। उसके बाद भी जो सत्य था, जस्टिस सिन्हा ने वो फैसला सुनाया और फैसला आने के बाद इंदिरा गांधी जी इतना बौखला गई कि उन्होंने 25 जून के रात को बिना कैबिनेट के अनुमति के आपातकाल इस देश पर थोप दिया। और आपातकाल से हम लोगों में से बहुत कम लोग देखे होंगे, लेकिन सुने सभी लोग हैं। उस आपातकाल वैसा था कि रातों रात हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण जी के साथ पूरे देश के जितने बड़े नेता थे सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। और नेताओं को जेल में बंद करके एक से एक यातनाएं दी गई। और उसके बाद बड़े बड़े पत्रकारों को बंद कर दिया गया। उसमें हमारे भाजपा के अरुण शौरी जी नेता हुआ करते थे, वो भी कभी उस समय पत्रकार थे, उनको भी बंद किया गया। और पूरे पत्रकारिता पर एक तरह से रोक लगा दिया गया। और उन्होंने, इंदिरा जी को लगा कि मैं ही भारत हूं। उनके किसी नेता ने कहा भी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और उन्होंने वो आपातकाल लादने के बाद, थोपने के बाद पूरे देश में अत्याचारों का बाढ़ आ गया। ऐसा कोई नेता, समाज सेवक नहीं था जिस पर उनका अत्याचार, उनका उस समय का रौद्र रूप का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रेस के साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन थे, यहाँ तक कि कोर्ट को भी संविधान में संशोधन करके कहा गया कि आप संसद के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में, राष्ट्रपति के विरोध में कोई निर्णय नहीं दे सकते। ये इंदिरा जी ने किया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वो मानसिकता अभी तक चली आ रही है। उसके पहले अनेकों जीती हुई सरकार को नेहरू जी ने खारिज किया, इंदिरा जी ने खारिज किया। ऐसा यदि आप मोटा मोटी आकलन कीजिएगा तो पूरे देश में विपक्ष के लोगों द्वारा बनाए गए जो सरकार है, 90 से ऊपर कांग्रेस के लोगों ने बर्खास्त कर दिया सरकार को और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। और कहा जाता है कि कोई गुण वंश के द्वारा चलता है, तो उनके वंश के जो युवराज हैं उन्होंने संसद में, आप ये सब घटना हम लोग भी देखे हैं, वो कोई बिल फाड़ के फेंकते हुए ऐसा कोई पत्रकार नहीं होगा कि कहीं वीडियो वगैरह नहीं देखे होंगे, हमने सभी लोग देखे होंगे। तो उन्होंने उस चीज को अभी तक अपने जेहन में रखा है कि ये भारत मेरा है, ये मेरा इंडिया है, हम जैसे जो इच्छा होगा वो करेंगे, संविधान को रौंद देंगे। ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष उनका था कि ये जब इस बार मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, एक संविधान का बुक लिए फिरे और कहे कि संविधान बदल दिया जाएगा, जिसके लोग, जो कांग्रेस अभी तक संविधान को सैकड़ों बार रौदा हो, उनका उत्तराधिकारी कह रहा है, उत्तराधिकारी मत कहिए, वंशज कहिए, उत्तराधिकारी तो अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन आप वंशज कहिए, उस वंश के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने भरी सदन में बिल फाड़ने का काम किया। ये इसलिए बात भारतीय जनता पार्टी याद दिला रही है कि ये जो है सो दिखाते जो चल रहे थे कि संविधान खतरे में है,
और वो खतरा को दिखा के मोदी जी के नेक कामों को, विकास के कार्यों को रोकने का प्रयास किया। और आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि मोदी जी को ऐसा दिखाया जाए कि संविधान विरोधी हैं या आरक्षण विरोधी हैं, और काम सारा अपने गलत करना है। ये तो कांग्रेस के युवराज का हाल है। अब यहाँ आ जाइए आप बिहार पर। जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी कहे जाने वाले माननीय लालू प्रसाद जी, जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लालू प्रसाद जी उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए जिस कांग्रेस के लाठियों से जयप्रकाश जी की पिटाई हुई थी और उनकी भी पिटाई हुई। और इसलिए हुई थी कि जयप्रकाश जी चाहते थे कि छात्र अच्छा पढ़ाई करे, छात्र जो आंदोलन कर रहा है छात्र को पढ़ाई अच्छा मिले, और उस पढ़ाई के बदले उनके जो शिष्य लालू जी आए पूरे शिक्षा को ध्वस्त कर दिए। तो इस तरह से ये जो आपातकाल लागू हुआ उससे निकला हुआ अंकुर कितने जगह जयप्रकाश जी ने वो आपातकाल के लिए लड़ा, इसलिए कि इंदिरा जी का दमन खत्म हो और जनता का सरकार आवे, और जनता की जो सरकार बने वो जनता के लिए बने। लेकिन जो जनता की सरकार बिहार में बनी वो परिवार के लिए बन गई। और परिवार का उदाहरण इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 15वां बार या 25वां बार फिर लालू जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अस्वस्थ होने के बाद भी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये नालंदा के साथियों को, नालंदा के जनता को, नालंदा के भाई बंधुओं को भाजपा की आवाज बन के ये विषय पहुंचाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये भाई जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं वो भक्षक रह चुके हैं। उनको किसी संविधान से मतलब नहीं है, उनका अपना आंतरिक संविधान और लोकतंत्र तो कुछ है नहीं। भारत का लोकतंत्र को क्या बचाएंगे? अपने यहाँ तो सोनिया जी, नेहरू जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, उसी तरह से लालू जी के बाद अभी लालू जी ही हैं, और हैं तो मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी जी, उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी जी, और ये जनता के बीच में जाके कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं। तो इस पर आपके माध्यम से हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि ये पुनः संविधान को रौंदने वाले लोग सत्ता में नहीं आवे, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल हो तो। ये आपातकाल के माध्यम से आप विपक्ष के खामियों को बता रहे हैं या फिर अपना जो विकास का जो एजेंडा जितना जिन्होंने आपने किया उसको बता रहे हैं? नहीं, आपातकाल को हम याद दिला रहे हैं। आप चुनाव में देखे होंगे राहुल जी जहां गए एक संविधान की छोटी बुक लेकर के कहा कि ये संविधान खतरा में है। लेकिन मोदी जी ने कभी ऐसा काम 2014 से लेके और आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लगे कि संविधान खतरा में है। अब उनको लगता है कि 370 धारा हटाना संविधान खतरे में है, तो ये जरूर मोदी जी ने किया है। उनको लग रहा है कि 3 तलाक हटाना संविधान खतरे में है, तो ये जरूर मोदी जी ने किया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने तो इसी बात पर बलिदान दिया था कि देश में एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। उसी पर चल के मोदी जी ने चाहे 3 तलाक हटाया हो, चाहे 370 धारा हटाया हो, और कोई गलत काम तो किए नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि संविधान का खतरा है। भाजपा राजद और कांग्रेस के परिवारवाद का कदम उठाती है। सम्राट चौधरी में क्या ये होता है कि वो मुख्यमंत्री बन गए? क्या ये परिवारवाद है? सम्राट चौधरी परिवारवाद कैसे है? सम्राट चौधरी जी को परिवारवाद कहने वाले सामने आके कहें कि ये परिवारवाद के प्रतीक हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले स्थापित बिहार के नेता थे। उनको लगा कि हम जिनके साथ कर रहे हैं काम वो जनता के हित में नहीं है। जब उनको ये बात समझ में आया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को थामा, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको देखा कि नहीं ये सही जनता के हक में काम कर रहे हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें परिवारवाद कहाँ है? उनके पिताजी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। यही तो दिक्कत है कि भाजपा में आया तुरंत उनको नहीं, ये तुरंत आप कैसे कह सकते हैं?
तुरंत कैसे? आप कब सम्राट चौधरी जी आए और किस किस पद पर काम किए? तुरंत कैसे हो गया भाई? वो आए तो पहले पार्टी में काम किए, आपके जानकारी के लिए हम बता दें। अध्यक्ष के पहले 3 साल पार्टी में काम किए उपाध्यक्ष के रूप में, उसके बाद वो अध्यक्ष बने, मंत्री बने सरकार में। उनको जो विभाग दिया गया उन्होंने बढ़िया से उस विभाग को चलाया। पार्टी को लगा कि ये आदमी उप मुख्यमंत्री बन सकता है, ये नेतृत्व कर सकता है, तो उसको दिया गया। ये तब होता जब हमारे पार्टी के किसी नेता के पुत्र होते, तब वंशवाद लगता। ऐसा तो नहीं था कि वो बिहार के भाजपा के अध्यक्ष थे शकुनी चौधरी जी और उनके पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बतावे, बात करें तब ना कौन बोल रहा है, हम जरूर जवाब देंगे आपका। जीतन राम मांझी के विषय में क्या बोला जा रहा है? उनके किसी रिश्तेदार को आयोग में मेंबर बनाया गया। विपक्ष कह रही है कि तो एनडीए गठबंधन नहीं तो वंशवाद है, तो हमारे तो विपक्ष कौन? विपक्ष में महागठबंधन। महागठबंधन का नेता का नाम बोलिए। लालू यादव जी। तेजस्वी जी से पूछिए कि जिस समय लालू जी जेल में गए थे, आपके माध्यम से हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि जिस दिन लालू यादव जी जेल में गए थे, उस दिन राबड़ी देवी जी से अच्छा कोई नेता राजद में था या नहीं था? राबड़ी देवी जी कौन संघर्ष करने गई थी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया? और एक आयोग का मेंबर जो SC ST से आता है, जो अनुसूचित जाति से आता है, यदि एक आयोग का मेंबर बन गया तो आपको क्यों पेट में खलल हो रहा है? क्या समस्या है उस व्यक्ति से?